नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके पर। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे चौहानों के इतिहास के बारे में। और चौहानों में भी अजमेर के जो चौहान हैं, सबसे पहले उनको डिटेल में देखेंगे। क्रमबद्ध इतिहास रहेगा, व्याख्या सहित प्रश्न रहेंगे। 52 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आज लगाने वाले हैं। क्रमबद्ध इतिहास व्याख्या सहित आपको पढ़ाया जाएगा और जितने भी प्रश्न हैं वो व्याख्या सहित रहेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है, प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि चौहानों का मूल स्थान जांगल प्रदेश में सांभर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। तो जांगल प्रदेश जो है, चौहानों का मूल स्थान जो था वो सांभर के आसपास का क्षेत्र था। वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था आपके स्पाद लक्ष्य। क्या कहलाता था? स्पाद लक्ष्य कहलाता था। देखिए, ये जो प्रश्न है ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है सन 2010 में। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो जांगल प्रदेश किस क्षेत्र को कहते थे? जो बीकानेर है, सांभर है और साथ ही जो उत्तरी मारवाड़ का क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश कहलाता था। ठीक है, और सपाद लक्ष्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अहिछत्रपुर। आज अगर हम बात करें तो नागौर को कहा जाता है अहिछत्रपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने चौहानों की उत्पत्ति मानी है। तो ये सभी आप लोग जानते हैं कहाँ से मानी है उत्पत्ति। तो ऋषि जो वशिष्ठ का अग्निकुंड था जो कि माउंट आबू में था, वहां से इसकी उत्पत्ति जो है मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है ऋषि वशिष्ठ के माउंट आबू के अग्नि कुंड से। ठीक है, ये देखिए ये जो मत है इसको स्वीकार करने वाले दो जने और भी हैं, दो लोग और भी हैं। एक तो है सूर्यमल मिश्रण जी और एक है नैन्सी जी। ठीक है, तो ये दोनों भी इस मत को मानते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है चौहानों की वो किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है, ऋषि वशिष्ठ के माउंट आबू के अग्निकुंड से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। किस अभिलेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों का जो गोत्र बताया है या जिस जाति का बताया है वो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है? किसने बताया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, तो ये किस अभिलेख के आधार पर बताया है? ये बताया है इन्होंने बिजोलिया अभिलेख जो है उसके आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्र का जो ब्राह्मण है वो माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सांभर में चौहान राजवंश की नींव किसने रखी? ये भी 2010 सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो हुआ है, टीचर एग्जाम राजस्थान का, उसमें पूछा गया है। तो सांभर में चौहान वंश जो राजवंश है उसकी नींव रखी थी वासुदेव चौहान ने। ठीक है, किसने रखी थी? वासुदेव चौहान ने। अगर हम बात करें कब रखी थी तो सन 551 ईस्वी में रखी थी। और ये जो वासुदेव चौहान जी थे इन्होंने ही जो सांभर झील है, सांभर झील जो है इसके प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव चौहान जी थे। और ये बात भी हमें कहां से पता चलती है? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर पता लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौहानों की इष्ट देवी थी, चौहानों की इष्ट देवी कौन थी? जीण माता मानी गई है। देखिए वासुदेव के बाद हमने बात की वासुदेव चौहान की, वासुदेव के बाद जो है शासक बनते हैं जयराज। जयराज जो है इनके बाद बनते हैं विग्रहराज प्रथम। उसके बाद बनते हैं चंद्रराज प्रथम और उसके बाद बनते हैं गोपचंद्र राज। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्रम रहता है कि वासुदेव के बाद जयराज, फिर विग्रहराज प्रथम, फिर चंद्रराज प्रथम, फिर गोपचंद्र राज जो है वो राजा बनते हैं। अगला प्रश्न है, वह चौहान शासक जो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था।
तो देखिए कौन सा चौहान शासक था जो प्रतिहार शासक नाग भट्ट द्वितीय का सामंत था? उसका नाम था गूवक प्रथम। क्या नाम था? गूवक प्रथम था, जो नाग भट्ट द्वितीय का सामंत था। और ये किसका पुत्र था? तो ये दुर्लभ राज का पुत्र था। किसका पुत्र था? दुर्लभ राज का जो है पुत्र था। अगर हम गूवक प्रथम की बात करें तो आपके जो हर्षनाथ का मंदिर है उसकी स्थापना किसने की है? गूवक प्रथम ने की है हर्षनाथ मंदिर की स्थापना। चौहानों के इष्ट देव माने जाते हैं हर्षनाथ। ठीक है, देखिए इष्ट देवी तो मानी जाती है जीण माता, और इष्ट देव कौन से माने जाते हैं? हर्षनाथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चौहान शासक की पत्नी जिनका नाम रुद्राणी था वो पुष्कर झील में 1000 दीपक शिव के लिए जलवाती थी? कौन सा चौहान शासक था जिनकी पत्नी रुद्राणी जी थी, जो कि पुष्कर में 1000 दीपक जो है शिव के लिए जलवाती थी? तो उस शासक का नाम है चंद्रराज। तो चंद्रराज जो है वो विग्रहराज प्रथम के बाद शासक बने थे। ठीक है, तो उनकी पत्नी थी रुद्राणी। चौहान वंश का वह प्रारंभिक प्रतापी शासक जिसने मूल राज चालुक्य को हराया? मूल राज जो चालुक्य वंश का शासक था उसे किस चौहान वंश के प्रारंभिक प्रतापी शासक ने हराया था? विग्रहराज द्वितीय जो है ये प्रारंभिक प्रतापी शासक कहलाता है। और ये किसका पुत्र था? ये सिंहराज का पुत्र था। सिंहराज का पुत्र था विग्रहराज द्वितीय। तो इसने मूलराज चालुक्य को हराया था। विग्रहराज द्वितीय ने भड़ोच में अपनी किस कुल देवी के मंदिर की स्थापना की? जो विग्रहराज द्वितीय था उसने किस कुल देवी के मंदिर की स्थापना की? तो आशापुरा माता जो है इनकी स्थापना की थी, इनके मंदिर की स्थापना की थी। और कब की थी? अब अच्छा, आशापुरा माता के मंदिर की स्थापना की थी। विग्रहराज द्वितीय कब शासक बना था? तो लगभग 956 ईस्वी के लगभग जो है सपाद लक्ष्य का शासक बना था। कौन? विग्रहराज द्वितीय। और इसने भड़ोच में स्थापना की थी आशापुरा माता के मंदिर की। किस अभिलेख से विग्रहराज के काल का जो है वर्णन प्राप्त होता है? तो कौन सा अभिलेख है? देखिए इसे सीकर अभिलेख भी कह देते हैं, इसे हर्षनाथ अभिलेख भी कह देते हैं, दो नाम हैं। तो इस अभिलेख से पता लगता है विग्रहराज के काल का। ये अभिलेख कब का है? तो ये अभिलेख 973 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया? जो अजय राज था इसने क्या किया था? 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। ये भी 2010 का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसमें पूछा गया है, और जो एलडीसी का 2011 का एग्जाम है इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए जो अजय राज था ये किसका पुत्र था? तो ये पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। ठीक है, और चौहानों के साम्राज्य का जो विस्तार करने वाला शासक था वो अजय राज था, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। किस चौहान शासक ने अजमेर या जिसे कह देते हैं अजय मेरू, अजमेर या अजय मेरू में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? इसी अजय राज ने करवाया था। ठीक है, और इसने क्या किया था? अजय देव से चांदी के सिक्के भी चलवाए थे और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, यह जारी किए थे। 14वां प्रश्न है, अजय राज की किस रानी का नाम उसकी मुद्राओं में अंकित है? तो देखिए अजय राज की पत्नी थी सोमल देवी। तो सोमल देवी या जिसका नाम एक और हमें मिलता है अभिलेखों में सोमलेखा, तो जो सोमलेखा या सोमल देवी थी इसका नाम जो है अजय राज की मुद्राओं पर जो है अंकित होता था। और अजय राज ने सोमल देवी के नाम पर अजमेर के पास एक जो है गांव बसाया था जिसका नाम था सोमलपुर।
राजस्थान में एकमात्र उबेशी सिलसिले की दरगाह, जिसे बादाम शाह बाबा की दरगाह भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो उबेशी सिलसिले की एकमात्र जो दरगाह राजस्थान में है वो है सोमलपुर अजमेर में। वही सोमलपुर अजमेर का जिसे अजय राज ने अपनी पत्नी के नाम पर बसाया था। किस चौहान शासक ने शैव धर्म का होते हुए भी पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए स्वर्ण कलश जो है वो दान में दिया था? तो यही अजय राज था। इसने ये शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन इसने पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दान में दिया था। अर्णोराज ने किन आक्रमणकारियों को पराजित कर आना सागर झील का निर्माण करवाया? तो देखिए, तुर्क आक्रमणकारियों को हराकर इसने क्या किया था? आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। इसका अगर हम टाइम देखें तो 1133 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है अर्णोराज का। अजय राज के बारे में एक बात और है कि 1133 ईस्वी में अजय राज ने अपने पुत्र अर्णोराज को गद्दी सौंप दी थी और पुष्कर के वनों में जाकर अपना समय व्यतीत किया था। तो अजय राज जो है इसका बेटा था अर्णोराज, जिसे गद्दी सौंप दी थी 1133 में, ठीक है, और पुष्कर के वनों में जाकर अपना समय जो है व्यतीत किया। किसने? अजय राज ने। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया अर्णोराज ने। देखिए, अर्णोराज की जो हत्या की थी वो इसके बड़े बेटे ने की थी, जिसका नाम था जगदेव, ठीक है, और जगदेव का जो टाइम पीरियड है वो 1155 से 1158 है। ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम पीरियड नहीं है, 2-3 साल के लिए ही शासक रहा था और फिर इसे गद्दी से हटा दिया गया था, ठीक है। तो अर्णोराज के समय के अगर हम विद्वानों की बात करें तो विद्वान हैं देवबोध और धर्मघोष। ये दो जो है विद्वान थे अर्णोराज के समय में। सांभर के चौहानों की दो शाखाएं बताइए। तो अजमेर के चौहान और नाडोल के चौहान। देखिए आगे ये आज हम जो है सांभर के चौहान देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, ठीक है, बूंदी के चौहान, झालावाड़ के जो चौहान है, सिरोही के चौहान है, बूंदी के चौहान है, इनके बारे में जो है अगली वीडियो में देखेंगे। तो सांभर के चौहानों की दो शाखाएं कौन सी हैं? अजमेर के चौहान और नाडोल के चौहान, ठीक है। आगे देखिए, अजमेर के चौहान से निकली शाखा कौन सी है? देखिए, सांभर से दो निकलती हैं, अजमेर और नाडोल के चौहान। फिर अजमेर के चौहानों से निकलती है रणथंभौर के चौहान, ठीक है, रणथंभौर के चौहान। नाडोल के चौहानों से निकली शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो नाडोल के चौहानों से 3 शाखाएं निकलती हैं, जालोर के चौहान, सिवाना के चौहान और बूंदी के चौहान। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान की शाखा कौन सी है? जालोर के चौहानों की शाखा जो है वो है सिरोही के चौहान। बूंदी के चौहानों की शाखा की बात करें तो बूंदी के चौहानों की शाखा है कोटा के चौहान। अगला प्रश्न है, कवि बांधव या जिसे कटी बंधु भी कहा जाता है, किस महत्वपूर्ण चौहान शासक को कहा जाता है? तो देखिए, कवि बांधव या कटिबंध जो कहा जाता है वो विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, और विग्रहराज चतुर्थ का ही नाम क्या है? बिसलदेव। अगर हम देखिए विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो जो अजय राज की बात हम कर रहे थे, अजय राज की, तो अजय राज का जो है वो पौत्र था, कौन? पौत्र था कौन? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। और ज्यानक जो था, ज्यानक भट्ट, ज्यानक भट्ट, इस ज्यानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि जो है दी थी किसे? विग्रहराज चतुर्थ को।
26वां प्रश्न है सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया। तो देखिए सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। तो सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था बिसल देव ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो बना दिया। ठीक है, और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो 1206 से लेकर 1210 तक का टाइम पीरियड किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी कहलाती है, 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाती है। सपाद लक्ष्य स्वर्ण काल के नाम से किसका शासनकाल जाना जाता है। तो सपाद लक्ष्य का जो स्वर्ण काल था वो था विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, 1157 में दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया था। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने शासन में मिला लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है। हरिकेली जो नाटक है इसके रचनाकार विग्रहराज चतुर्थ थे। देखिए इस नाटक के अंश जो है वो 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों में पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए थे। ये जो हरिकेली नाटक था इसके अंश 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर पत्थरों पर अंकित किए गए थे। अगर हम विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1158 से लेकर 1163 ईस्वी के लगभग है। ललित विग्रह नाटक का लेखक कौन था। तो ललित विग्रह नाटक का जो लेखक था वो था सोमदेव। ये कौन था, ये विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था। बिसल देव या जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ, इसका दरबारी इतिहासकार जिसने बिसल देव रासो ग्रंथ की रचना की। नरपति नालह ने की थी बिसल देव रासो ग्रंथ की रचना। ठीक है, देखिए बिसल देव के बारे में एक बात और है कि जो बिसल देव थे इन्होंने धर्म घोष सूरी के कहने पर क्या किया, एकादशमी को पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद अपरगाग्य जो है वो शासक बना, फिर पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना और उसके बाद सोमेश्वर शासक बना। देखिए सोमेश्वर के 2 बेटे हुए, एक का नाम तो था हरिराज और एक का नाम था पृथ्वीराज। ठीक है, एक का नाम था हरिराज और एक का नाम था पृथ्वीराज। किसके बेटे थे, सोमेश्वर के। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब हुआ। तो पृथ्वीराज जो तृतीय था चौहान तृतीय, इसका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1223 में। अगर हम इसे ईस्वी में बनाए तो 1166 ईस्वी में जन्म हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। किस चौहान शासक की मां कर्पूरी देवी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। तो अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कर्पूरी देवी जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मां थी। कर्पूरी देवी ने अपना सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया था। भुवन मल्ल को जो है अपना सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था। और अगर बात करें कैमास की तो कैमास जो था इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लिया था। सन 1178 ईस्वी में अपना जो राज्य का प्रशासन था वो पृथ्वीराज तृतीय ने अपने हाथों में ले लिया था। इसके जो विश्वसनीय अधिकारियों की बात करें तो प्रताप नाम का एक अधिकारी था जो इसका विश्वसनीय था और इसने अपने आसपास के जो शासक थे उनको पराजित करने के लिए अभियान चलाया था जिस अभियान का नाम था दिग्विजय। तो ये भी याद रखिएगा,
दिग्विजय अभियान चलाया था अपने आसपास के शासकों को जीतने के लिए। पृथ्वीराज तृतीय ने नागार्जुन व भंड नायकों का दमन किस साल किया था? भंड नायकों का दमन और नागार्जुन तो उसका चचेरा भाई था, ठीक है। तो इन दोनों का दमन जो है 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने किया। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के किस चंदेल शासक को हराया? तो परमर्दी देव था, इसको हराया था किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। और इस परमर्दी देव को हराते वक्त आल्हा और उदल जो है ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे और ये जो चंदेल शासक था इसे संधि करनी पड़ गई थी। नागौर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? यह हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और गुजरात के जो चालुक्य शासक थे भीमदेव द्वितीय। तो भीमदेव द्वितीय के जो प्रधानमंत्री थे जगदेव के बीच में और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध हुआ था। जगदेव कौन था? प्रधानमंत्री था भीमदेव द्वितीय का। भीमदेव कौन था? गुजरात का चालुक्य शासक। दल, पंगुल या राय पिथोरा, ये दोनों उपाधियां किसकी हैं? दोनों उपाधियां पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हैं। दल पंगुल का क्या अर्थ होता है? विश्व विजेता। कन्नौज पर पृथ्वीराज तृतीय के समय शासन किसका था? तो कन्नौज जो है उस पर शासन था गढ़वाल शासक जयचंद का। देखिए इन दोनों के मध्य क्या था? काफी झगड़ा था, वैमनस्य था आसपास के जो साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। साथ ही जयचंद की जो पुत्री थी उसका नाम था संयोगिता। तो संयोगिता को पृथ्वीराज क्या करता है? स्वयंवर से उठा ले आता है, क्योंकि स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता तो वो उठाकर ले आते हैं किसे? संयोगिता को, जो कि जयचंद की बेटी थी, और अजमेर पहुंचकर विवाह कर लेते हैं, ठीक है। जिससे इन दोनों के बीच में, जयचंद के बीच में और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ज्यादा नाराजगी बढ़ जाती है और जयचंद जो है वो तराइन के युद्ध में किसका साथ देता है? मोहम्मद गोरी का साथ देता है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान और तुर्कों में कितनी बार युद्ध हुआ है? तो देखिए चौहानों में और तुर्कों में कितनी बार युद्ध हुआ है? ये हुआ है 21 बार युद्ध हुआ है, ठीक है। ये कौन कहता है? ये पृथ्वीराज रासो कहता है। लेकिन जो हमीर महाकाव्य है वो कहता है कि पृथ्वीराज गोरी को जो पृथ्वीराज चौहान है उसने गोरी को 7 बार हराया था, ठीक है। और जबकि जो सुरजन चरित्र ये कहता है कि पृथ्वीराज ने गोरी को 21 बार हराया था, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो भी बताता है कि तुर्कों और चौहानों के बीच में 21 बार युद्ध हुआ था। सुरजन चरित्र भी बताता है कि जो आपके पृथ्वीराज चौहान है और गोरी है इन दोनों के बीच में 21 बार युद्ध हुआ था। और हमीर महाकाव्य जो है वो बताता है कि 7 बार युद्ध हुआ था, यानी कि पृथ्वीराज ने गोरी को 7 बार हराया था। बाकी दोनों कहते हैं कि 21 बार हराया था। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? ये भी सेकंड ग्रेड 2010 का प्रश्न है। 1191 में हुआ है। हरियाणा के करनाल में स्थित है तराइन, ठीक है। तो देखिए 1191 में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में पहला युद्ध होता है, आप सब जानते हैं, जिसमें दिल्ली का एक गवर्नर होता है जिसका नाम क्या है? गोविंद राज। तो जो गोविंद राज होता है इसके प्रहार से मोहम्मद गोरी जो है वो घायल हो जाता है और सुल्तान को युद्ध से लेकर उसके साथी भाग निकलते हैं और पीछे पीछे सेना भी भाग खड़ी होती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर गलती क्या रही? उसने क्या किया? सेना का पीछा नहीं किया और यही उसकी भारी जो है भूल हुई, जो कि उसे 1192 में चुकानी पड़ी। अगला प्रश्न है तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था। गोरी के युद्ध जीतने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। जीता कौन था? मोहम्मद गोरी जीता था। हारा कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सेकंड ग्रेड 2010 का प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रश्न ये है कि जो गोरी युद्ध जीता था उसका कारण क्या था? तो तराइन का युद्ध सेकंड जो जीता था उस 1192 में उसमें उसने घोड़ों का प्रयोग किया था, ठीक है। देखिए पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और गोरी जीत गए थे। दिल्ली पर और अजमेर पर अधिकार हो गया था किसका? तो मोहम्मद गोरी का।
किस युद्ध के पश्चात भारत पर तुर्कों का अधिकार हो गया, ये कई बार पूछा जाता है। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 में, तो उस युद्ध के बाद किसका अधिकार हो गया था, तुर्कों का अधिकार हो गया था भारत पर। देखिए भारी कर देने के बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज का जो बेटा था जिसका नाम था गोविंद राज, तो इस गोविंद राज को अजमेर का शासन जो है वो सौंप देता है मोहम्मद गोरी, लेकिन काफी भारी कर चुकाना पड़ता है गोविंद राज को। लेकिन कुछ समय बाद ही क्या होता है, गोविंद राज को गद्दी से उतार दिया जाता है और उसका जो चाचा होता है वो गद्दी पर बैठ जाता है। अगला है पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था, तो चंद्रबरदाई ने पूर्ण किया था और उसका बेटा था जलहण इसने, क्योंकि चंद्रबरदाई जो है इनकी मृत्यु हो जाती है ऐसा कहा गया है पृथ्वीराज रासो में। तो चंद्रबरदाई और उसके पुत्र जलहण ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया है। किस महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर अंत में मरवा दिया गया, तो हमीर महाकाव्य जो है ये कहता है कि पृथ्वीराज को पहले क्या किया जाता है, कैद कर दिया जाता है और बाद में मरवा दिया जाता है। दरअसल पृथ्वीराज जो रासो है वो कहता है कि शब्द भेदी जो बाण था, शब्द भेदी बाण, वो चलाकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया था, हत्या कर दी थी, और बाद में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने आपस में कटार मारकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आत्महत्या कर ली, क्योंकि जब पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया था चौहान को, तब उसे क्या कर दिया था, उसे अंधा कर दिया गया था। ये कौन बोलता है, ये बोलता है आपके पृथ्वीराज रासो। लेकिन जो बाकी जो आपके हैं तबकाते नासिर, ताजुल मासिर, ये अलग अलग चीजें बयान करते हैं। अगला है तबकाते नासिर के लेखक कौन है, तबकाते नासिरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। देखिए ये प्रश्न क्यों लिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये जो तबकाते नासिरी है ये क्या कहता है, ये कहता है कि पृथ्वीराज को मार दिया गया था सिरसा में ही, ठीक है, और इसको गजनी नहीं लेके जाया गया, ये कहता है मिनहाज उस सिराज अपनी किताब तबकाते नासिर में। ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ताजुल मासिर जो काफी महत्वपूर्ण किताब है इतिहास की, इसके लेखक हैं हसन निजामी। और ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि पृथ्वीराज को अधीन कर लिया गया, संधि कर ली गई, लेकिन अजमेर में लाकर उसको मार दिया गया। ठीक है, ये कौन कहता है, हसन निजामी कहता है। अगला प्रश्न है ज्यानक, जो कि पृथ्वीराज विजय का लेखक है। विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप, वागीश्वर और पृथ्वी भट्ट किसके दरबारी लेखक व कवि थे, तो ये सभी जो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे, दरबारी कवि एवं लेखक। पृथ्वीराज तृतीय के समय कौन सा सूफी संत मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि सूफी आपके संत थे, ख्वाजा चिश्ती संप्रदाय के थे। इन्होंने क्या किया था, ये आए थे फारस से मोहम्मद गोरी के साथ भारत में। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, भारत की जो पहली मस्जिद है वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। राजस्थान की अगर पहली मस्जिद पूछे तो कौन सी है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो राजस्थान की पहली मस्जिद है, और भारत की पहली मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम। देखिए कुव्वत उल इस्लाम के बारे में एक और बात आपको बताएं कि देखिए पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में पिथौरागढ़ बनाया था। क्या बनाया था, पिथौरागढ़ बनाया था। किसने बनाया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इस पिथौरागढ़ को तोड़ दिया और यहाँ पर भारत की पहली मस्जिद यानी कि कुव्वत उल इस्लाम में इसे बदल दिया, पिथौरागढ़ को। तो इस प्रकार से 51। एक प्रश्न और है, अजमेर में बिसल सागर बांध जो कि अब फिलहाल टोंक में है, पहले अजमेर में था, इसका निर्माण किसने करवाया, तो विग्रह राज चतुर्थ जो है इसने अजमेर में बिसल सागर बांध का निर्माण करवाया था।
तो इस प्रकार से 52 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिए हैं और चौहानों से संबंधित जो कि अजमेर के चौहान हैं उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने देख लिए हैं। आगे अगली शाखाएं चलेंगी। तो अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई है प्लीज अपने मित्रों में एक बार शेयर जरूर कर दें, लाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के लिए। ठीक है।